हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईपीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। चलिए एक बार आप देख लीजिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले हमने बात की थी एडिशन कंपाउंड की। दो तरह के हैं, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दोनों में डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ लिया था। बात की थी सेंट्रल मेटल एटम की कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। देन हमने पढ़ा लीगेंड्स के बारे में कि लीगेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लीगेंड का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के आधार पर तीन तरह के लीगेंड्स हमारे पास हैं। तीन तरह के यानी कि तीन कैटेगरीज, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल लीगेंड। वहीं अगर हम डेंसिटी की बात करें, है ना, यानी कि जो लीगेंड है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है, वही क्या होगी इसकी डेंसिटी। तो डेंसिटी के आधार पर हमारे पास मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लीगेंड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और लीगेंड भी हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ लिया, जैसे एम्बीडेंटेट लीगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंड, किलेटिंग लीगेंड। चलो तो आप देख लो यहाँ पर, ये हमारे बाइडेंटेट लीगेंड है, ट्राइडेंटेट लीगेंड, किलेटिंग लीगेंड, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंड, एम्बीडेंटेट लीगेंड। फिर हमने कैलकुलेट करना सीखा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आगे जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता होना चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करना सीखा। इजी था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करना, और कोऑर्डिनेशन नंबर तो और भी इजी था। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम देख के बता सकते हैं कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, चलो तो कुछ क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर कर लिए हैं। फिर हमने बात की थी नोमेनक्लेचर की, कि नोमेनक्लेचर कैसे नेमिंग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। लीगेंड की नेमिंग कैसे करेंगे, मेटल की नेमिंग कैसे करेंगे, फिर पूरे कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे करेंगे। अगर पहले से ही डाई ट्राई प्रेजेंट है लीगेंड में तो बिस ट्रिप इस तरीके से यूज करेंगे। मेटल के बाद यानी कि जब हम नेमिंग करेंगे सेंट्रल मेटल के बाद ब्रैकेट में जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे रोमन न्यूमेरल्स में। फिर जो है नाम को जो है सिंगल वर्ड में लिखा जाएगा, कोई स्पेस इसके बीच में नहीं होगा, कोई भी कैपिटल लेटर इसके बीच में नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब डिस्कशन किया था और नोमेनक्लेचर हमने किए थे। यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, फिर हमने बात की थी वर्नर्स थ्योरी की। अब वर्नर्स थ्योरी के काफी सारे ड्रॉबैक्स थे, जैसे बहुत सारी चीजों को वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। पॉस्टुलेट्स में हमने यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की बात करी। प्राइमरी वैलेंसीज जो रेस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री के लिए, जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज ज्योमेट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक, इसी तरीके से काफी सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हमने कर लिए। देन हमने इसके ड्रॉबैक्स है वो भी देख लिए थे कि ये बता नहीं पाए कि क्यों जो है कुछ ही एलिमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते, सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों नहीं बनाते। ठीक है, तो बहुत सारे वो थे यहाँ पे ड्रॉबैक्स वो हमने देख लिए थे। फिर बात की हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी काफी सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पर देख लिया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा जिससे कि हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, दिन ज्योमेट्री क्या बनेगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो ये दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। ठीक है, तो दो अलग अलग ज्योमेट्री बनेंगी, है ना। अगर ये sp3 शो करता है तो टेट्राहेड्रल, अगर ये dsp2 शो करता है तो स्क्वायर प्लेनर। ऐसे ही हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में भी और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी है। ठीक है, खैर 6 में तो एक ही ज्योमेट्री शो करेगा ये ऑक्टाहेड्रल, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग शो करेगा, sp3d2 और d2sp3। अब यहाँ पर इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात है जिसको वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, दूसरी चीज ये डिपेंड करता है लीगेंड की स्ट्रेंथ पर, जिसको अगेन वीबीटी
बता नहीं पाई है ना, लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में वो नहीं बता पाए। फिर जो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं, हम जानते हैं यहाँ पर कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं, लेकिन जो वीबीटी है वो कॉम्प्लेक्सेस के कलर के बारे में भी नहीं बता पाए। तो वीबीटी की ये कुछ ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस हम कह सकते हैं कि इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में नहीं बता पाए, ये लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बता पाए। तीसरा ये है कि ये लिगेंड के कलर के बारे में, मतलब जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसके कलर के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया था, वो इस थ्योरी का पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे, जो हमें क्वेश्चंस करने थे उसका पार्ट था, इसीलिए हमने ये पहले पढ़ लिया था। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड भी हमने यहाँ पर पढ़ लिए थे। ठीक है, वीबीटी में ये नहीं है, लेकिन हमने एडिशनली यहाँ पर ही पढ़ लिए, बाद में भी पढ़ने ही थे तो पहले ही पढ़ लिए, क्योंकि काफी क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए थे। ठीक है, इन क्वेश्चंस में हमने हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक नेचर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, काफी सारी चीजें हमने फाइंड की। बाकी मेन तो ये है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमने कैसे निकाला। ठीक है, चलो तो कुछ क्वेश्चंस किए थे, जैसे यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केस है, एग्जाम में पूछा भी जाता है इससे क्वेश्चन, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, होनी क्या चाहिए थे, होनी चाहिए थे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन होती क्या है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर हम सिंपली देखें तो लग रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होनी चाहिए, लेकिन पेयरिंग होगी किसके साथ, यहाँ पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर होता है ट्रांसफेरेंस इफेक्ट, और NH3 के जो लोन पेयर है उनके रिपल्शन के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाता है इस p में, 4p में। ठीक है, जिससे कि अब ये वाला हो गया वेकेंट, तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आ जाती है, जिस वजह से ज्योमेट्री क्या बन जाती है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, चलो आगे कुछ और क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, आप देख लेना। एक्सेप्शनल और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लिए थे हमने, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड के बारे में बात कर ली थी, कुछ और एक्सेप्शनल पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे कि अगर हम Fe+2 Mn+2 CO+2 की बात करें तो इन केसेस में NH3 एक्ट करेगा एज अ वीक फील्ड लिगेंड। चलिए, तो वीबीटी की लिमिटेशंस देख ली थी, फिर सीएफटी के बारे में बात किया, या पॉइंट चार्ज के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल मेटल एटम है, उसको लिगेंड जो है वो सराउंड करके रखते हैं बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, तो हमने देखा स्प्लिटिंग कैसे होती है, नॉन एक्सियल सेट और एक्सियल सेट में क्या होता है, ये स्प्लिट होते हैं। नॉन एक्सियल सेट हमारा T2G और एक्सियल सेट EG। नॉन एक्सियल सेट बिटवीन द एक्सिस और एक्सियल सेट अलोंग द एक्सिस। फिर हमने यहाँ पे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात की, सिमेट्रिकल से ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग नहीं होती है, ऑर्बिटल वैसे ही मेंटेन रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेम एनर्जी है और इक्वल रिपल्शन है, तो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी अलग अलग है और रिपल्शन भी अलग अलग है, जिस वजह से वो स्प्लिट हो जाते हैं, और इसको कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, EG और T2G में, EG हमारा क्या है, एक्सियल सेट, और T2G क्या है, नॉन एक्सियल सेट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एक्सियल सेट है उसकी एनर्जी हो जाती है ज्यादा, यानी एक्सियल सेट कौन सा, EG, तो EG चला जाता है ऊपर और T2G आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, इस तरीके से ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है थोड़ा एक्साइट होते बन जाता है पेरिस सेंटर, देन यहाँ पर स्प्लिटिंग होती है, तो इस तरीके से। क्लियर है, चलो फिर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग की बात की, यहाँ पर भी क्या होता है कि जो नॉन एक्सियल सेट है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब नॉन एक्सियल सेट क्या है, T2G, तो T2G की एनर्जी बढ़ जाती है, तो T2G आ गया ऊपर और EG आ गया नीचे। क्लियर है, चलो कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बाकी जो डेल्टा T है वो क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और ऑक्टाहेड्रल में हमने पढ़ा था डेल्टा O या डेल्टा नॉट, आप उसे बोल सकते हैं, डेल्टा O ही बोलिए वैसे तो वो क्या था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इतना ध्यान रखना था। चलो बाकी स्क्वायर प्लेनर में हमने देख लिया था किस तरीके से यहाँ पर स्प्लिटिंग होती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आपको बस पता होना चाहिए। चलिए, फिर हमने यहाँ पे फैक्टर्स के बारे में बात की थी, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दैट इज CFSE शॉर्ट में हम बोल सकते हैं, उसे जो है इफेक्ट करते हैं। पहला था कि चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, जो हमारा जिसे हम ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलेंगे, तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा। जैसे हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे +2 है, यहाँ पर ये +3 है, +3 ज्यादा है तो B वाला ज्यादा, CFSE B वाली की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पर बात की थी, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसको हम लास्ट लेक्चर में, यहीं पर हमने अपने लेक्चर को एंड किया था।
अब लिगेंड के नेचर के बारे में बात की थी हमने कि सीएफएससी जो है वो सीएफएससी यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो डिपेंड करती है किस पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेचर ऑफ लिगेंड की। अगर देखो कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो वहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हाई होगी, और अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो वहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लो होगी। तो जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा, ये हमारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, मान लो कहीं से इनको एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, ये एक्साइट होते हैं, ये कैसे स्प्लिटिंग होगी। मान लो ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, क्या मान लिया हमने, हमने मान लिया कि ये क्या है, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे होती है स्प्लिटिंग, एक्सियल सेट और नॉन एक्सियल सेट में क्या होता है, ये ब्रेक होते हैं, है ना, स्प्लिट होते हैं, ब्रेक नहीं कहेंगे, स्प्लिट होते हैं, जिसमें एनर्जी हाई किसकी होती है, एक्सियल सेट की, ठीक है, इसलिए ईजी ऊपर है और T2G नीचे है, T2G, ठीक है। तो यहां पर हमने लिया है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से अगर आप एनर्जी गैप देखो तो ये क्या है, ज्यादा है, इसको डेल्टा नॉट, डेल्टा O1 बोल दें, इसको डेल्टा O2 बोल दें। तो यहां पर अगर हम बात करें तो डेल्टा O1 ग्रेटर है डेल्टा O2 से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड लिया है, वीक फील्ड लिगेंड की वजह से यहाँ पर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कैसी होगी, लो होगी। तो ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, ठीक है, क्लियर है। तो नेचर ऑफ लिगेंड पर भी डिपेंड करता है सीएफएससी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये ज्यादा होगी एनर्जी, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी कम होगी। कौन सी एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, सीएफएससी, क्लियर। चलो तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर, थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, जेड इफेक्टिव के बात में, ठीक है। जेड इफेक्टिव होता क्या है, अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं ना, क्योंकि हमने इसको क्लास 11th में भी पढ़ा है, समर कैंप में भी पढ़ा है। इसके अलावा हमने इसको डीएनएफ ब्लॉक चैप्टर में भी पढ़ा है, जेड इफेक्ट, जेड इफेक्टिव यानी कि एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लो ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ये है शेल्स, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन है। मान लो ये हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन है, इसकी हम बात कर रहे हैं, ये क्या है हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस में हमें पता है क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव बनाया गया है। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो शॉर्ट में समझेंगे वैसे हम, क्योंकि पहले पढ़े इसीलिए। तो क्या है, मान लीजिए क्या, अगर इसे, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो कैसे होते हैं, न्यूट्रल, और प्रोटॉन कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओवरऑल कहें तो ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, ओवरऑल न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव चार्ज में है, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं होता, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल स्पीशीज है, ठीक है। और अगर हम मास की बात करते हैं तो पूरे एटम का जो मास है वो लाई करता है किसमें, न्यूक्लियस में। क्यों, क्योंकि अगर हम इनके मास को कंपेयर करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो लगभग क्या है, एक दूसरे के बराबर है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से, लगभग 2000 गुना कम, लगभग 2000 गुना कम मास होता है इलेक्ट्रॉन। तो इतना कम मास होता है इसका, तो इसीलिए इसको हम इंक्लूड ही नहीं करते हैं मास में, ठीक है, इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। चलो तो ये तो क्लियर है, बेसिक सी चीजें हैं। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, टारगेट इलेक्ट्रॉन, क्या है, टारगेट इलेक्ट्रॉन। अब इस न्यूक्लियस को इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है,
तो ये अपनी तरफ इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, है ना, अपनी तरफ इसे अट्रैक्ट करेगा। अब मान लीजिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज जो है अगर वो नेगेटिव चार्ज से ज्यादा होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है, तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और हम जानते हैं जो लाइक चार्जेस होते हैं वो तो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, जैसे मान लो दो नेगेटिव चार्ज है ना, इन दोनों को इकट्ठा लेकर के आएंगे तो ये दोनों क्या चले जाएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ये दो पॉजिटिव चार्ज है, उनको भी इकट्ठा लेकर के आएंगे तो वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, यानी कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल, ठीक है। लेकिन अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर कंडीशन 1 ये है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है नेगेटिव चार्ज से, तो ये क्या करेगा, और यहाँ पर क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी शील्डिंग क्या है, पुअर है अगर, तो ये क्या करेगा, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। और जब ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो ये जो एटम है इसका साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा कंट्रैक्ट हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा एटम का थोड़ा छोटा। जो एटम ऐसा था पहले, मान लो इधर इसकी साइज की बाउंड्री है, तो फिर क्या होगा, मान लो इधर बाउंड्री है, ठीक है, इस तरीके से ऐसा समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, बाउंड्री है, इतना इसका साइज था, लेकिन धीरे धीरे जब न्यूक्लियस इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो ये इतना हो जाता है, ठीक है, यानी कि इतना गैप बच जा रहा है, यानी कि साइज जो है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, Z इफेक्टिव यानी कि न्यूक्लियस के अट्रैक्ट करने की जो एक्चुअल पावर है, Z इफेक्टिव अगर ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा एटम का, कम होगा। वहीं इसके अपोजिट ये है कि ये इसे अट्रैक्ट करना चाहेगा, लेकिन बीच में ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन भी तो है, ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा नहीं है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसे रिपेल करेंगे, अच्छे से शील्डिंग करेंगे, ठीक है। तो रिपेल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये इसे रिपेल करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे, जिससे साइज एटम का इंक्रीज होगा, और Z इफेक्टिव यहाँ पर कम है, इस वजह से तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पाया। तो यहाँ पर अगर Z इफेक्टिव कम होता है तो साइज बढ़ जाता है, किस वजह से, शील्डिंग की वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शील्डिंग की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे दो चीजें पढ़ ली हैं, Z इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत आपको रिकॉल हो गया होगा कि क्या हमें यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। Z इफेक्टिव की बात क्या हो रही है, क्या होता है Z इफेक्टिव, चलो क्लियर है। इसको हमने बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर समझ लिया है। Z इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो एटम का जो साइज है वो क्या होगा, कम होगा। Z इफेक्टिव अगर कम होगा तो एटम का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो तो हम बात कर रहे थे Z इफेक्ट ऑन सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि Z इफेक्टिव जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के, यानी कि Z इफेक्टिव अगर ज्यादा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर हम 3D सीरीज की बात करें, 3D सीरीज की बात करते हैं, तो 3D सीरीज में क्या क्या होता है हमारे पास, कैडमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो ये होते हैं। तो जब हम 3D सीरीज की बात करते हैं तो आगे जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ता है, जिससे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। जो हम लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम की, है ना, टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करें तो मान लो हम 3D सीरीज है हमारे पास, या 4D सीरीज है, 5D सीरीज है। 3D सीरीज क्या है हमारी, स्कैंडियम से जिंक तक, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो Z इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है, जिससे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है।
क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करें 4D और 5D सीरीज की, तो 4D और 5D सीरीज के लिए सारे लिगेंड एक्ट करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो फॉर 4D एंड 5D सीरीज all the ligands act as strong field ligand। एग्जाम्पल प्लैटिनम है, पैलेडियम है। तो यहाँ पर किसमें 4D और 5D सीरीज में सारे लिगेंड एक्ट करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जबकि यहाँ पर क्या है कि जो Zn अगर ज्यादा होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बढ़ेगी, और अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो वहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर कम है तो वहां पर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। आपको रिलेट भी करना है, जो लास्ट उसमें हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था। ठीक है, चल तो ये हो गया इफेक्ट ऑन ZMCMA। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ड्यू टू देयर हाई Z इफेक्टिव। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे हमने देख ही लिया था, प्लैटिनम या पैलेडियम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट इज ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री, तो अगर हम CFSC की बात करें तो सबसे ज्यादा होती है स्क्वायर प्लेनर, देन ऑक्टाहेड्रल, देन टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, इसको आप बहुत इजीली याद कर सकते हो, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, चलो तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर में मेन रिपल्शन, मेन ऑर्बिटल्स फॉर रिपल्शन क्या है, dx² और y माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल में क्या है, dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz², जबकि टेट्राहेड्रल में क्या है, dxy, dyz और dzx। यानी कितने ऑर्बिटल्स है, 1 आउट ऑफ 4, यहाँ पर कितने हैं, 2 आउट ऑफ 6, और यहाँ पर कितने, 3 आउट ऑफ 4। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल ये आपको याद करना है, और अगर यहाँ पर रिलेशन पूछा जाए तो रिलेशन भी आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इजीली कैसे, देखो बहुत ज्यादा इजी है, आपको लग रहा हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ कुछ किया हुआ है यहाँ पे सॉल्व, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है, जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे चलो यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसको क्या है हमारे पास, अगर हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है तो क्या हो गया, 1/4 और 2/6। ये क्या हो गया, 1/4 डेल्टा SP इज इक्वल्स टू 2/6 डेल्टा O। SP क्या है, स्क्वायर प्लेनर, और ये क्या है हमारा ऑक्टाहेड्रल। सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये तो इजी, 2 1 जा 2, 2/3 है ना, हाँ 2/6। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, ये 3 चला जाएगा ऊपर इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा डेल्टा नॉट इज इक्वल्स टू 3/4 डेल्टा SP। एक रिलेशन ये आ गया। वैसे आप क्या निकाल सकते हो, डेल्टा SP का निकाल सकते हो, 4 इधर ले जा देंगे, 4 2 जा 8/6 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे उसको भी आगे, जैसे कर लेते हैं इसको आगे नेक्स्ट सॉल्व। एक तो ये आ गया हमारे पास डेल्टा नॉट, अगर हम निकाल रहे हैं, मान लो डेल्टा SP हम निकालते हैं, तो डेल्टा SP इज इक्वल्स टू 4 चला गया इसके साथ, तो ये हो गया 4/3 डेल्टा नॉट। ठीक है, क्लियर है, तो ये आ गया। ऐसे ही हम यहाँ पर और भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लो हमें इसका और इसका निकालना है, फाइंड किया होगा शायद हमने यहाँ पे, 1/4 डेल्टा SP। ठीक है, और 3/4 डेल्टा T। तो देखो डेल्टा SP कितना आ गया, 3 डेल्टा T। सेम यहाँ पर से हम यहाँ पर डेल्टा T भी निकाल सकते हैं, तो डेल्टा T कितना आ जाएगा, ये 4 नीचे चला जाएगा, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर डेल्टा SP इज इक्वल्स टू 4/3 डेल्टा नॉट, हमने डेल्टा नॉट या डेल्टा O बोल सकते हैं। सेम यहाँ पर भी, तो इस तरीके से हम इसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी। चलो एक और फाइंड करते हैं, किसके बीच में, डेल्टा O और डेल्टा T।
तो 2/6 और 3/4 ये क्या है, डेल्टा टी, और ये है डेल्टा ओ। चलो इसको सॉल्व कर लेते, 2 1 जा 2 3 जा, तो डेल्टा ओ कितना आ गया, ये चला जाएगा ऊपर, 3 3 जा 9/4 डेल्टा टी, एक ये आ गया। या यहाँ से जो है डेल्टा टी भी निकाल सकते हैं, है ना, तो डेल्टा टी निकाल लेते, ये तो 1/3 है, 4 चला जाएगा ऊपर, यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4 ऊपर चला गया, 4/3 नीचे आ गया, 3 3 जा 9 डेल्टा ओ। ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये डेल्टा टी भी हमने निकाल दिया। तो ऐसे हम इनके बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इजी है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि क्या कैलकुलेशन यहाँ पर की हुई है, लेकिन बहुत इजी है। देखो यहाँ पर जैसे हमने निकाला डेल्टा नॉट, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, याद ये कर लेना है, 1/4 2/6 3/4, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो 4 ही हमें यहाँ पर पढ़ने थे फैक्टर्स, तो ये यहाँ पर फैक्टर कंप्लीट होते हैं। इन फैक्टर को अब आप नोट कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर नोट कीजिए इतना। चलिए बच्चों, इसके बाद जो आगे क्वेश्चन है उन्हें हम अपने आने वाले अगले सेशन में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।